RS यूनानी फार्मेसी। गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। आज के इस वीडियो में हम आपको अतीक अहमद के बारे में उसकी पूरी दास्तान शुरू से आखिर तक बताने वाले हैं कि अतीक अहमद ने जुर्म की दुनिया में कब से कदम रखा, कैसे कदम रखा और कैसे अतीक अहमद आगे बढ़ते चले गए और अंत उनका कितना दर्दाना तरीके से हुआ। आइए आपको अतीक अहमद की कहानी सुनाएं। उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि अतीक अहमद 15 अप्रैल सन 2023 को करीब रात 10:30 बजे अपने भाई के साथ पुलिस की कस्टडी में मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए। और उनके कत्ल के बाद जिस तरीके से अतीक अहमद के ताल्लुक़ से अब तक मीडिया में तूफ़ान बपा है, तो ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि क्या अतीक अहमद का कत्ल कर दिया जाना वाकई में लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ी समस्या है या ये एक सामान्य घटना है। तो ये उसी वक्त समझ में आएगा जब अतीक अहमद के बारे में तफसील से आप समझ पाएंगे और अतीक अहमद के बारे में जान पाएंगे कि दरअसल अतीक अहमद किस तरह का शख्स था और अतीक अहमद की बेसिकली क्या हैसियत थी। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि जब अतीक अहमद की हत्या हुई उसके बाद से आमतौर पर मुसलमान और हिंदू दोनों के दरमियान थोड़ी सी दूरी पैदा हो गई है। बहुत सारे मुसलमान मोहल्लों में अतीक अहमद की हत्या को लेकर दबा दबा गम और गुस्सा है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे हिंदू मोहल्लों में और हिंदुओं के अंदर अतीक अहमद के मर्डर के बाद खुशी का माहौल है। अंदर अंदर वो खुश हो रहे हैं, गर्चे वो जाहिर नहीं कर रहे हैं। अतीक अहमद की हत्या 3 लोगों ने की, एक लवलेश तिवारी, एक सनी और एक अरुण मौर्य। तीनों अलग अलग ज़िले के थे, एक कासगंज, एक बांदा और एक हमीरपुर का। इन तीनों अलग अलग ज़िलों के थे। तीनों इलाहाबाद में आते हैं और इलाहाबाद में आने के बाद में एक जगह रुकते हैं और फिर रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद में एग्जैक्टली 15 अप्रैल रात 10:30 बजे जब अतीक अहमद को कॉल्विन हॉस्पिटल मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था और ले जाने से पहले ही मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ही उनको बहुत ही करीब से सटा के गोली मारी गई और करीब करीब 18 गोलियां मारी गई। तो इस तरीके से दोनों भाइयों की दर्दनाक मौत हो जाती है और उसके बाद से बहुत सारे सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं, पुलिस पर खड़े होते हैं और ख़ुद योगी आदित्यनाथ की सरकार पर खड़े होते हैं। लेकिन बहरहाल अब इन सवालों का जवाब बाद में मिलेगा। अभी फ़िलहाल आइए आपको अतीक अहमद के बारे में पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि अतीक अहमद की शुरुआत कहाँ से होती है। तो अतीक अहमद एक ऐसा नाम जो पिछले करीब 4 दशक तक लोगों की ज़बान पर था। आपको बता दें कि अतीक अहमद का जन्म प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, वहीं के चकिया एक मोहल्ला है, वहीं के एक तांगा वाले जिनका नाम था फिरोज़ के घर में पैदाइश होती है 1962 में। और उनके पिताजी तांगा चलाया करते थे स्टेशन रोड पर और उसी से अपने बच्चों का भरण पोषण किया करते थे। अतीक अहमद का पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत ज़्यादा मन इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि अतीक अहमद के पिता बहुत ज़्यादा कमाई नहीं कर पाते थे जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सके। इसी वजह से अतीक अहमद को पढ़ाई लिखाई का शायद बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। तो उन्होंने अपने आप को दूसरी तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया और वो पहली मर्तबा लाइमलाइट में आए जब वो 17 साल की उम्र में थे और 1979 में उन्होंने पहली मर्तबा मर्डर कर दिया और यानी उन पर मर्डर का इल्ज़ाम लगा अतीक अहमद पर। तो इस तरीके से अतीक अहमद पहली मर्तबा 1979 में केवल 17 साल की उम्र में हाईलाइटेड हुए एक मर्डर के इल्ज़ाम में। उसके बाद यह सिलसिला चल निकला और दौर आया 1984 का। 1984 वही दौर था जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसी दौरान एक और मामला चल रहा था। एक शौक़ इलाही करके एक शख्स थे जिनको चांद बाबा कहा करते थे। उनका पुराना नाम शौक़ इलाही था उर्फ चांद बाबा। बेसिकली दरअसल उन्होंने एक बाबा का मर्डर कर दिया था, इसी वजह से उनको चांद बाबा कहा जाता था। तो चांद बाबा एक तरीके से लोगों के मसीहा भी कहे जाते थे और दूसरी तरफ चांद बाबा हिस्ट्री शीटर और अपराधी भी थे। तो 2 नाम थे चांद बाबा के। तो इस तरीके से चांद बाबा और अतीक अहमद में दुश्मनी की शुरुआत होती है करीब 1988 के बाद से, क्योंकि 1988 और 89 में चुनाव हुआ था। उस चुनाव के दौरान अतीक अहमद और चांद बाबा दोनों ने भी पर्चा भरा था, लेकिन चांद बाबा की एक गैंगवार में चांद बाबा का मर्डर हो जाता है और नाम आता है अतीक अहमद का। इस तरीके से अतीक अहमद दूसरी मर्तबा एक मर्डर केस में सामने आते हैं इल्ज़ाम के तहत। तो जब अतीक अहमद पर चांद बाबा को मारने का इल्ज़ाम लगता है तो एक तरीके से अतीक अहमद का कद और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चांद बाबा जैसे डॉन को मारना इतना आसान काम नहीं था। तो बहरहाल अतीक अहमद उसी चुनाव में जीत जाते हैं, निर्दलीय चुनाव जीतते हैं और इस तरीके से अतीक अहमद माननीय विधायक बन जाते हैं।
अभी तक एक अपराधी और माफिया के तौर पर अतीक अहमद की छवि थी, लेकिन जब वो चुनाव जीतते हैं तो एक तरीके से अतीक अहमद माननीय बन जाते हैं, और जब माननीय बन गए तो लोगों का नज़रिया थोड़ा सा अतीक अहमद के ताल्लुक से बदला और अतीक अहमद का खुद का भी नज़रिया बदला। लेकिन अतीक अहमद का नज़रिया इस तौर पर बदला कि अतीक अहमद ने अपने आप को उस दबंग और बाहुबली की छवि से बाहर नहीं निकाला। हालांकि अतीक अहमद ने इसके साथ ही लोगों की कुछ मदद भी शुरू कर दी। इसी वजह से अतीक अहमद के ताल्लुक से दो नज़रिए पैदा हो गए। जिन लोगों को सताया गया वो लोग तो अतीक अहमद को अपना विलन और दुश्मन मानने लगे, लेकिन जिन लोगों की मदद की गई वो अतीक अहमद को अपना हमदर्द और मसीहा मानने लगे। तो बहरहाल अतीक अहमद के दो चेहरे थे उस समाज में, और अतीक अहमद का धीरे धीरे मुजरिमाना रिकॉर्ड बढ़ता चला गया। अतीक अहमद को माफिया, डॉन, गैंग लीडर, दबंग, हिस्ट्री शीटर इस तरह के नामों से भी जाना जाता था। वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद को हमदर्द और मसीहा के तौर पर भी जाना जाता था। अतीक अहमद का दबंग इतना ज़्यादा था इलाहाबाद में, उस वक्त के इलाहाबाद में, कि एक वक्त ऐसा आया कि जब 10 जजों की एक पूरी टीम ने अतीक अहमद के मुकदमे से खुद को अलग कर लिया। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अतीक अहमद का रोब और दबदबा कितना रहा होगा। इस तरह अतीक अहमद की शाइस्ता परवीन नाम की एक लड़की से शादी हुई और उनसे 5 बेटे पैदा हुए। इस वक्त शाइस्ता परवीन की हालत यह है कि वो पुलिस से फरार चल रही हैं। 50,000 रुपये का इनाम उनके ऊपर लगा दिया गया है, और उनका बड़ा बेटा उमर लखनऊ की जेल में है, दूसरा बेटा अली प्रयागराज के नैनी जेल में है, और छोटा बेटा जो था असद वो इनकाउंटर में मारा गया है, और बल्कि 2 बेटे जो हैं वो जुवेनाइल कोर्ट में हैं, जुवेनाइल होम में हैं। तो इस तरीके से अतीक अहमद का पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया है। लेकिन कहा जाता है कि अतीक अहमद ने अपने आप को नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान को इस दुनिया में ढकेल दिया था। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि जुर्म का अंत जो होता है वो इसी तरह का होता है। जो भी दबंग या हिस्ट्री शीटर होता है, दूसरों को गोलियां मारता है, कहा जाता है कि उसके लिए कहीं ना कहीं गोली तैयार रहती है, और फिर अतीक अहमद के साथ यही हुआ। आपको बता दें कि अतीक अहमद पर फ्रॉड करने, ज़मीन पर कब्जा करने, अगवा करने और कत्ल करने, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरह के 100 से ज़ायद केसेस दर्ज हैं, और 123 केसेस तो एक दिन में दर्ज हुए थे, जिसको बाद में कोर्ट ने क्वेश कर दिया, जिसको अतीक अहमद अक्सर इंटरव्यूज़ में कहा करते थे कि कोर्ट ने हमारे 123 केसेस को क्वेश कर दिया है, यानी ख़त्म कर दिया है। तो बहरहाल करीब करीब 225 के करीब उनके ऊपर केसेस थे। इस तरीके से अतीक अहमद का एक बड़ा नाम था केसेस के ताल्लुक से, यानी शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स होगा जिसके खिलाफ इतने ज़्यादा केसेस हुए होंगे। इस तरह अतीक अहमद का ये सब मामला चलता रहा, और जब पहली मरतबा 1989 में केवल 27 साल की उम्र में अतीक अहमद ने कामयाबी के साथ सियासत में कदम रखा और MLA का चुनाव आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीता, तो अतीक अहमद का हौसला और बढ़ा। उसके बाद में 1991 में चुनाव जीता, और उसके बाद में आपको याद होगा कि 2 जून 1995 को लखनऊ में बहुत ही चर्चित गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जिसमें मायावती को मारने की कोशिश की गई थी, कथित तौर पर समाजवादी पार्टी द्वारा, मुलायम सिंह यादव द्वारा। उसमें भी अतीक अहमद का नाम आया था। उसके बाद अतीक अहमद ने 1996 का चुनाव जीता, निर्दलीय जीता। खास बात यह है 1999 का चुनाव जीता और 2002 में चुनाव जीता, और आखिरकार ये 5 बार विधायक बनने के बाद अतीक अहमद का ग्राफ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि समाजवादी पार्टी ने 2004 में फूलपुर विधानसभा सीट से अतीक अहमद को टिकट दे दिया सांसदी का, और अतीक अहमद ने सांसदी का चुनाव भी जीत लिया। इस तरीके से 5 बार विधायक बनने के बाद पहली मरतबा अतीक अहमद 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद भवन दिल्ली पहुंचते हैं। इस तरह यहां पर जाकर अतीक अहमद का पॉलिटिकल ग्राफ पीक पर होता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल यहां पर अतीक अहमद का ग्राफ पीक पर ज़रूर था, लेकिन यहीं से अतीक अहमद के पॉलिटिकल ग्राफ के पतन की भी शुरुआत होती है। क्यों? इसलिए कि अतीक अहमद ने जो विधानसभा की सीट छोड़ी थी वो प्रयागराज के पश्चिमी विधानसभा की सीट थी। तो जब वो सीट उन्होंने छोड़ करके फूलपुर लोकसभा सीट से पर्चा भरा था तो वो सीट खाली हो गई थी। अब ऐसी सूरत में वहाँ पर उपचुनाव होना था, और उपचुनाव हुआ भी। तो जब उपचुनाव हुआ तो अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को वहाँ से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन BSP ने राजू पाल नाम के एक हिस्ट्री शीटर, जो कि अतीक अहमद के गैंग में कभी हुआ करता था, उनको टिकट दे दिया। अब जब राजू पाल को टिकट मिलता है तो राजू पाल BSP के परंपरागत वोट के बदौलत खालिद अजीम अशरफ को हरा देते हैं। अब जब अशरफ वहां से हार जाते हैं, जो कि अतीक अहमद की परंपरागत सीट थी, वहां का गढ़ था अतीक अहमद का, और उस सीट पर उनके छोटे भाई हार जाते हैं, तो अतीक अहमद का माथा ठनकता है, और फिर यहीं से अतीक अहमद और राजू पाल के बीच में दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है, और आखिरकार वो दुश्मनी बहुत जल्द मौत में बदल जाती है। दिन 25 जनवरी, बिल्कुल ठीक एक दिन पहले गणतंत्र दिवस से
तैयारियां हो रही थी गणतंत्र दिवस की। इसी दौरान धूमनगंज इलाके में यानी इन पर इल्ज़ाम था कि अतीक अहमद के लोगों ने राजू पाल को घेर करके मार दिया था, गोलियों से छलनी कर दिया था। इस तरीके से भरी दोपहरी में इलाहाबाद में धूमनगंज के इलाके में अतीक अहमद के राइवलरी सिटिंग विधायक बीएसपी के राजू पाल की हत्या कर दी जाती है। मैं ईमानदारी से कहूँ तो पहली मर्तबा मैंने अतीक अहमद का नाम यहीं पर सुना था। 2005 में जब खबर आई कि बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई, तो उस वक्त मैं स्टूडेंट था, मेरी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल समझ नहीं थी। उसी वक्त मैंने अतीक अहमद का पहली मर्तबा नाम सुना था। मुझे नहीं पता था कि अतीक अहमद एक्चुअल में कौन व्यक्ति है, कौन है, क्या है, लेकिन कहा जाता है कि दबंग है, माफिया है, ऐसा है, वैसा है। आपको याद होगा कि 2015 में लखनऊ में पीजीआई के पास एक ज़मीन थी जिस पर कब्जे का मामला सामने आया था, और वो ज़मीन थी सुगनामल के मालिक गुरनानी करके थे, उनकी थी। और कहा जाता है कि अतीक अहमद और उनके लोग वहाँ पर उस ज़मीन पर मौजूद थे और बहुत ही प्राइम लोकेशन की ज़मीन थी, बहुत ही कीमती ज़मीन थी। तो ज़मीन को कब्जा करने को लेकर के सुगनामल को धमकाया गया, डराया गया सुगनामल के मालिक को, और वो लोग वहाँ से चले आए। और उस वक्त के जो एसपी थे और लखनऊ के डीएम थे, उन लोगों के हस्तक्षेप के बाद, हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, हस्तक्षेप के बाद जा करके उस पर मुकदमा कायम किया गया। तो उस वक्त बड़ा चर्चा हुआ था और बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। तब अतीक अहमद के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में समझना शुरू किया था कि अतीक अहमद दरअसल है कौन, वरना उससे पहले हमें अतीक अहमद के बारे में वाकई में कहूँ तो हमें नहीं पता था। बहरहाल हुआ यूं कि जब राजू पाल की हत्या हुई तो उनकी पत्नी पूजा पाल, जो केवल 9 दिन की विवाहिता थी, यानी अभी शादी को हुए केवल 9 दिन हुए थे कि उनकी हत्या हो गई, तो 9 दिन की विधवा ने प्रण ले लिया कि हम अपने पति के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे, और उन्होंने इसकी कोशिशें शुरू कर दी। इसके बाद समय आता है 2006 का, और करीब करीब 1 साल के बाद 2006 में अतीक अहमद और उनके भाई खालिद अजीम अशरफ और इसके अलावा कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है 2006 में। और इसी दौरान उमेश पाल, जिनका अभी हाल ही में मर्डर हो गया, उमेश पाल का 2006 में अगवा कर लिया जाता है, और उमेश पाल का अगवा करने के बाद एक बार फिर से बहरहाल छोड़ा जाता है। और इसके बाद समय आता है 2007 का, और 2007 में बीएसपी ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को इलाहाबाद की पश्चिमी विधानसभा सीट से टिकट दे देती है, और खालिद अजीम अशरफ एक बार फिर से पूजा पाल के सामने मैदान में आते हैं, लेकिन हार जाते हैं। आपको पता होगा कि 2007 में मायावती की सरकार बनी थी, और इस तरह सिलसिला चलता रहता है, केस भी चलता रहता है। और समय आता है 2009 का, और 2009 में अतीक अहमद सांसद का चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। कहाँ से? प्रतापगढ़ से, लेकिन प्रतापगढ़ से वो चुनाव हार जाते हैं। 2012 का समय आता है। 2012 में भी पूजा पाल को बीएसपी टिकट दे देती है उसी सीट से, और लेकिन इस बार खालिद अजीम अशरफ की बजाय खुद अतीक अहमद पश्चिमी विधानसभा सीट से पूजा पाल के खिलाफ मैदान में होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की लहर के बावजूद अतीक अहमद हार जाते हैं पूजा पाल से, और ये सिलसिला चलता रहता है। 2014 का समय आता है। 2014 में अब दोबारा से अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी श्रावस्ती से चुनाव लड़ाती है सांसदी का, लेकिन वहां से वो हार जाते हैं। इसके बाद 2017 आता है, और 2017 में पूजा पाल चुनाव हार जाती हैं क्योंकि बीजेपी की लहर थी, और बीजेपी के सिद्धार्थ नाथ सिंह से पूजा पाल बीएसपी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव हार जाती हैं। इसके बाद आता है 2018। 2018 में अतीक अहमद एक बार फिर सांसदी का चुनाव लड़ते हैं फूलपुर लोकसभा सीट से, लेकिन वहां फिर हार जाते हैं। 2019 का वक्त आता है, और 2019 में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अतीक अहमद चुनाव लड़ते हैं सांसदी का, वहां से भी चुनाव हार जाते हैं। इस तरीके से अतीक अहमद लगातार एक के बाद एक ट्राई तो करते हैं, लेकिन वो हारते चले जाते हैं। आखिरकार 2022 का वक्त आता है, और 2022 में अब एक बार फिर से पूजा पाल ने अपना पैंतरा बदल लिया, और पाला बदलने के बाद वो समाजवादी पार्टी में चली गई, और इसके साथ ही उन्होंने अपनी विधानसभा की सीट यानी इलाहाबाद पश्चिम की विधानसभा की सीट भी बदल ली, और वो कौशाम्बी की चाइल्ड विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, और आखिरकार करीब 13,000 वोटों से वहां से वो जीती भी। इस वक्त वो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं चाइल्ड विधानसभा सीट से कौशाम्बी की। इधर अतीक अहमद चुनाव लगातार हार तो जरूर रहे थे, लेकिन उनके दबंग तेवर में जरा भी कमी नहीं आ रही थी। आपको बता दें कि 2018 दिसंबर के महीने में एक घटना होती है जिसमें लखनऊ के रियल एस्टेट एक डीलर थे, मोहित जायसवाल नाम का था, उनका अगवा किया गया, और अगवा का इल्जाम अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर पर लगा था। इस सिलसिले में सीबीआई ने जून 2019 में अतीक अहमद और इसके अलावा 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। उसके बाद से ही उनके बड़े बेटे उमर भी जेल में बंद कर दिए गए, और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मोहित जायसवाल किडनैपिंग मामले में उमर अहमद को कोर्ट में पेश किया गया है।
2018 में जिस समय मोहित जायसवाल का अगवा किया गया था, उस वक्त अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद थे। जब अतीक अहमद के जेल में बंद होने के बावजूद भी उनकी गतिविधियां चालू थीं, तब इसको देखते हुए अतीक अहमद को यूपी से बाहर पहली मर्तबा 2019 में अहमदाबाद के साबरमती जेल में अतीक अहमद को रख दिया गया और तभी से अतीक अहमद अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद थे। यहाँ तक कि अतीक अहमद को साबरमती जेल ही से प्रयागराज लाया गया था और उसके बाद उनकी हत्या हो गई थी प्रयागराज में। खास बात यहाँ पर यह थी कि अतीक अहमद ने इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी, यानी इतने सब फेलियर के बावजूद भी, अपनी प्रॉपर्टी बनाने का सिलसिला नहीं छोड़ा था। आपको बता दें कि अतीक अहमद के ताल्लुक से जो बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हुई है वो सबसे पहले 2007 में मायावती ने शुरू की थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मानो अतीक अहमद के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि करीब 11,684 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है 2023 तक। उधर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कि अतीक अहमद के पास 50 से अधिक शेल कंपनियां थीं और इसके साथ ही ईडी ने 1400 करोड़ रुपए की जायदाद को जब्त किया है। इसके अलावा ईडी की 15 टीमों ने अतीक अहमद के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कार्रवाई शुरू कर दी थी और ईडी के अनुसार 108 करोड़ रुपए की संपत्ति का इंकशाफ या खुलासा किया गया है अतीक अहमद से संबंधित। आपको बता दें कि इतनी जो करोड़, हजार, 100 करोड़ इस तरह की संपत्ति का मामला सामने आ रहा है, इतना पैसा कैसे अतीक अहमद के पास आया होगा? तो इसके बारे में जानकार ये बताते हैं, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ये बताते हैं कि अतीक अहमद की उगाही या एक्सट्रैक्शन का तरीका अलग था। और तरीका किस तरीके से था कि अगर कोई इलाहाबाद के इलाके में कोई बिल्डिंग बनाना चाहता था बिल्डर, तो उसको कुछ ना कुछ कट देना पड़ता था, वरना वो बिल्डिंग नहीं बना सकता था वहाँ। इस तरीके से पॉलिटिकल मामले में जब चुनाव का दौर आता था तो अतीक अहमद के लोग, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनके पास 2 तरह की पर्ची भेजा करते थे। एक पर्ची गुलाबी पर्ची होती थी और एक पर्ची सफ़ेद पर्ची होती थी। गुलाबी पर्ची अगर किसी के पास पहुंच गई तो उसका मतलब ये है कि उसको 3 से 5 लाख रुपए तक देना है, हर हाल में देना है, वरना वो वहां जिंदा नहीं रह सकता। सफ़ेद पर्ची का मतलब ये होता है कि 5 लाख से ऊपर आपको देना है। अब 5 लाख कम से कम होना चाहिए, उससे ऊपर आप कितना दे सकते हैं आपकी मर्जी। तो इस तरीके से अगर किसी व्यापारी, किसी बड़े पैसे वाले के पास में अगर पर्ची पहुंच गई तो आपको हर हाल में पहुंचाना है उनको इतने पैसे। तो इस तरीके से अतीक अहमद ने इतनी बड़ी संपत्ति खड़ा की थी, जिसको अब ध्वस्त किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, कूद की जा रही है, यानी अलग अलग माध्यमों से उन संपत्तियों को एक तरीके से निस्तो नाबूद किया जा रहा है, मलियामेट किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। इस तरह के मामलात हो रहे हैं। लेकिन अतीक अहमद की जायदाद और संपत्ति पर जिस तरीके से बुलडोजर चले, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, तो बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ नहीं हुई या बहुत ज़्यादा लोगों ने सवालात नहीं उठाए। लोगों ने सवालात उस वक्त उठाने शुरू किए जब अतीक अहमद की इस तरीके से पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई। उस पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। ह्यूमन राइट की तंजीमों और कई सारे सोशल एक्टिविस्ट और इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन और लॉ और कानून के जानने वाले पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, अपोजिशन के लोग, इस तरह के लोगों ने सवाल उठाया और कहा कि जिस तरीके से अतीक अहमद का मर्डर कर दिया गया, ये केवल अतीक अहमद का मर्डर नहीं है, बल्कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मर्डर है, ये रूल ऑफ लॉ का मर्डर है। तो इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर यही जस्टिस होगा तो फिर कोर्ट कचहरी इन तमाम चीज़ों की शायद कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि एक वकील विशाल तिवारी हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इस वारदात के खिलाफ अपील दायर की गई है। इसमें अदालत 24 अप्रैल को समाअत करेगी। और आपको बता दें कि पिटीशन में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से अब तक 183 ऐसे इनकाउंटर हो गए हैं जो कि एक तरीके से सवालात के घेरे में हैं। इसलिए इस पिटीशन में 183 इनकाउंटर्स की जांच की मांग की गई है। अब ऐसी सूरत में अतीक अहमद ने एक मोहरबंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा था, जिस मोहरबंद लिफाफे के ताल्लुक से उन्होंने कहा था कि अगर मेरी हत्या हो जाए तो ये मोहरबंद लिफाफा सौंप दिया जाएगा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, ताकि उनके कातिलों का पता चल जाए। और इसके साथ ही 27 फरवरी यानी 24 फरवरी को उमेश पाल का मर्डर हुआ था और 27 फरवरी को शाइस्ता परवीन जो उनकी पत्नी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था 3 लोगों पर। और 3 लोग कौन कौन थे? एक प्रयागराज से एमएलए और बीजेपी में मंत्री गोपाल नंदी और 2 प्रशासनिक अधिकारियों के नाम थे। अब ऐसी सूरत में देखने वाली बात यह होगी कि अतीक अहमद के सिलसिले में किस तरह की सुनवाई होती है और अतीक अहमद के मामले में कितना फेयर होता है और कितना घपला होता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल आपको अतीक अहमद के जीवन से संबंधित क्या कुछ राय रखनी है, हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।
हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।